हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेल फार्मा ट्यूटोरियल। तो अब बहुत अच्छे से जो पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट किया हुआ था उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो वो क्या है, हमारा एडाप्टेशन। तो देखो, पैथोफिजियोलॉजी जो है ना, ये पहली चीज़ तो मैं बता चुकी हूँ क्या क्या हमें पढ़ना है इसमें। तो उसी वाइज मैं, क्योंकि यूनिट वाइज चल रही हूँ और इसमें जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बता पाऊँगी यहाँ पे, लेकिन आप लोग को उसके लिए बुक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपके टॉपिक में जितना चीज़ है यूनिट में, आपके PCI सिलेबस के अकॉर्डिंग उतनी चीज़ें मैं यहाँ कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं अडाप्टेशन और स्टेजेस की। एक्चुअली अडाप्टेशन होता क्या है, नॉर्मली आपको वर्ड से समझना चाहिए। अडाप्टेशन देखो, अभी हम लोग का बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर जब ख़त्म हुआ तो उसके बीच में बहुत बच्चे अभी पढ़ रहे हैं रेगुलरली और बहुत बच्चे अभी रुके हुए हैं। तो सोच रहे हैं थोड़ा सेशनल वगैरह आए तो स्टार्ट किया जाए पढ़ना, है ना। तो वो कौन सी फेज़ चल रही है, उनकी अडाप्टेशन फेज़ चल रही है। यानी वो क्या कर रहे हैं, वो अडाप्ट कर रहे हैं अपने आप को सेकेंड सेमेस्टर में ले जाने के लिए। यानी वो फेज़ जिसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है किसी भी इंसान में या किसी भी सेल्स में या कोई भी चीज़ में, जो चेंज होता है किस चीज़ के लिए, फॉर इन्वायरमेंट में ढलने के लिए, जैसा इन्वायरमेंट है उसमें ढलने के लिए, उसी को क्या कहते हैं, अडाप्टेशन कहते हैं। यानी ये क्या होती है, रिवर्सिबल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स होता है टू चेंज फिजियोलॉजिकल स्टेट एंड सम पैथोलॉजिकल स्टिमुली ड्यूरिंग विच न्यू बट अल्टर्ड स्टेडी स्टेट आर अचीव्ड। मतलब ये कह रहा है कि मान लो कोई इंसान है, नॉर्मली सो रहा है सिर्फ 10 घंटे, ठीक है, 10 घंटे सो रहा है, लेकिन एडाप्टेशन में आने के लिए उसको चेंज करना पड़ेगा। अपने 10 घंटे की रूटीन को अपने 7 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा करना पड़ता है। तो वही कह रहा है, क्या होती है, रिवर्सिबल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स होता है जो कि चेंज इन द फिजियोलॉजिकल स्टेट एंड कुछ पैथोलॉजिकल स्टिमुली जो होती है उसको चेंज करती है, विच न्यू, जो कि क्या होती है, न्यू होती है। ऑब्वियसली सेकेंड सेमेस्टर न्यू है तो न्यू होती है, बट अल्टर्ड कर देता है हमारे स्टेडी स्टेट को। यानी जो स्टेडी मतलब होता है, जो नॉर्मल स्टेट सीधा स्टेट चलता रहता है, उसको क्या कर देता है, अल्टर्ड कर देता है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल जो मतलब एक प्रोसेस लिखी है। तो अगर मान लो ये जो मैं अभी बताने जा रही हूँ फ्लो चार्ट, मान लो अगर कहीं पे आप लोग को कुछ भी नहीं समझ आए तो आप इसको लिख सकते हैं। बहुत ही मतलब हर चीज़ की समरी एक हिसाब से, ठीक है। देखो क्या होती है, हमारी नॉर्मल सेल है, ठीक है। यहाँ पे कोई स्ट्रेस आया, स्ट्रेस मान लो कोई भी चोट लगी, कोई टेंशन, कुछ भी, मतलब गिरा इंसान, कुछ भी, तो क्या हुआ, वो अडाप्टेशन हुआ। स्ट्रेस आया, अडाप्टेशन हुआ। तो इनएबिलिटी टू अडाप्ट, मान लो अगर वो अडाप्ट नहीं कर पा रहा है, यानी अपनी पुरानी जैसा है वैसा नहीं हो पा रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं, सेल इंजरी कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंजरियस स्टिमुली आ जाए तो भी सेल इंजरी हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मान लो माइल्ड एंड ट्रांजिएंट, यानी वो बहुत समय तक वो इंजरी बनी रह गई, तो वो क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल। मतलब मान लो वो माइल्ड और ट्रांजिएंट है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े समय के लिए है। ट्रांजिएंट मतलब थोड़े समय के लिए, तो वो क्या होगी, रिवर्सिबल इंजरी कहलाती है, तो फिर वो नॉर्मल चली जाएगी। लेकिन अगर वही सेल इंजरी जो है वो सीवियर और प्रोग्रेसिव है, यानी बहुत टाइम के लिए बनी हुई है, इन्फ्लामेशन भी हो गया, फिर उसी में कोई एक दो बीमारी और लग गई, तो वो क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल इंजरी हो जाएगी। तो उससे क्या हो जाएगी, फिर नेक्रोसिस या फिर एपोप्टोसिस, जो कि दोनों ही क्या होती है, सेल डेथ होती है। तो समझ आया, मतलब नॉर्मल सेल होती है, कोई भी चोट लग गया कुछ भी, तो वो सेल जो होगी थोड़ी देर के लिए चेंज होगी, लेकिन फिर वो अडाप्टेशन कंडीशन कहलाती है। फिर अगर वो अडाप्ट नहीं हो पा रही है तो वो सेल इंजरी कहलाएगी। अगर इंजूरियस स्टिमुलस आ गया तो भी वो सेल इंजरी कहलाती है। लेकिन अगर वो इंजरी जो है बहुत समय, कम समय के लिए, तो वो रिवर्सिबल इंजरी कहलाती है, तो नॉर्मल में चली जाती है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा समय के लिए कोई चोट लगी हुई है तो वो क्या हो जाती है, सेल जो हुई वहाँ की वो परमानेंट क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, जिसे नेक्रोसिस कहेंगे या फिर एपोप्टोसिस कहेंगे, ठीक है। तो ये स्टेज ऑफ द सेलुलर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड इंजूरियस स्टिमुलस। अब मेनली बात करते हैं जो आपके सिलेबस में दिया है कि अडाप्टेशन होता क्या है। तो आपको डेफिनेशन यही वाली लिखनी है कि अडाप्टेशन आर द रिवर्सिबल चेंज इन साइज, नंबर, फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, दो चीज़ होती है, एक जीनोटाइप होता है, एक फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो आप लोग किसी को बाहर से देख करके पता, जैसे मान लो किसी को चोट लगी तो वहाँ पर रेड हो गया, या फिर वहाँ की जगह क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो वो फिनोटाइप होते हैं। यानी अपीयरेंस से, बाहरी अपीयरेंस से, बाहर हम देख करके अगर किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा लेते हैं तो फिनोटाइप होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी और फंक्शनल चेंज ए सेल इन द फॉर्म ऑफ द रिस्पॉन्स, यानी रिस्पॉन्स के आने पर या रिस्पॉन्स की तरह अगर मान लो कोई फंक्शनल चेंज होता है, साइज़ चेंज होती है, नंबर चेंज होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चेंज होती है, तो वही क्या कहलाती है, अडेप्टेशन कहलाती है, ठीक है। तो इसमें आपको यही वाली डेफिनेशन पूरी तरह से लिख करके आनी है। तो आगे देखते हैं इसमें। अच्छा, तो देखो इसमें 4 तरह के मेनली हमारे जो अडेप्टेशन कंडीशन होती है। पहला होता है हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, एट्रोफी और मेटाप्लेसिया, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो इंक्रीज इन द साइज ऑफ नंबर, देखो बहुत ईजी है। हाइपरट्रॉफी, हाइपर मतलब होता है बढ़ना और ट्रॉफी का मतलब होता है साइज़, ठीक है। कहीं पे भी ट्रॉफी आएगा तो साइज़ होगा। तो हाइपर मतलब हो गया बढ़ना और ट्रॉफी मतलब साइज़। प्लासिया मतलब होता है, प्लासिया से नंबर याद रखना, तो हाइपर प्लासिया मतलब इंक्रीज, हाइपर मतलब बढ़ना, ए प्लासिया मतलब नंबर, नंबर बढ़ना। ए मतलब होता है एब्सेंट, ट्रॉफी मतलब साइज़, तो डिक्रीज इन साइज ऑफ सेल, साइज़ अगर डिक्रीज हो रही है तो ट्रॉफी है। और मेटाप्लासिया मतलब होता है कि चेंज इन फिनोटाइप ऑफ सेल, यानी एक सेल जो हो रही है
टाइप ऑफ सेल वो दूसरे टाइप ऑफ सेल में चेंज हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं, मेटाप्लासिया कहते हैं। तो बात करते हैं एक एक की जल्दी जल्दी। हाइपरट्रॉफी क्या होता है, तो पहले बता दी हाइपरट्रॉफी मतलब क्या होता है, बढ़ना। क्या चीज़ बढ़ना, आपका साइज़ जो होता है वो बढ़ना। हाइपर मतलब बढ़ना और ट्रॉफी मतलब साइज़। तो हाइपरट्रॉफी रिफर टू एन इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल दैट रिजल्ट इंक्रीज इन साइज ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन। यानी हाइपरट्रॉफी में क्या हो रहा है, जो साइज ऑफ सेल है वो बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है, साइज ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन यानी जिस ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है वो भी बढ़ रही है। तो ये होता किस लिए, सिंथेसिस या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ द इंट्रासेलुलर कंपोनेंट। मान लो कोई जैसे बहुत ज़्यादा जैसे जैसे बोलते नहीं, पस वगैरह भर जाने से क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है ना, तो पस वगैरह क्या इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ही तो है एक हिसाब से। तो मवाद, पस, ये क्या होता है, तो सिंथेसिस, ये एक्यूमुलेशन ऑफ द इंट्रासेलुलर कंपोनेंट। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉज्ड ऑफ द फंक्शनल डिमांड और बाई स्टिमुलेशन ऑफ द हार्मोन एंड ग्रोथ फैक्टर। मान लो कोई अगर फंक्शनल डिमांड हो गई या फिर कोई हार्मोनल या ग्रोथ फैक्टर के चेंज हो रहा है तो भी हमारा क्या होता है, वो साइज़ बढ़ जाती है। तो इसमें एग्जांपल में बहुत बहुत फेमस एग्जांपल एक है इसका, कौन सा, यूट्राइन हाइपरट्रॉफी इज स्टिमुलेटेड बाय द एस्ट्रोजेनिक हार्मोन एक्टिंग ऑन द स्मूथ मसल्स थ्रू एस्ट्रोजन रिसेप्टर। यानी जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर होते हैं, जो कि हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर जो होते हैं जो हमारे स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर। तो जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसमें क्या हो जाता है, उसका यूट्रस जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, फूल जाता है। किसकी वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। तो इसमें क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ द स्मूथ मसल्स प्रोटीन एंड इंक्रीजिंग, मतलब तो वो क्या करता है, स्मूथ मसल्स प्रोटीन जो होता है उसकी सिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी सेल साइज बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको ये वाला एग्जांपल लिख कर के आना है हाइपरट्रॉफी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरप्लासिया की। प्लासिया मतलब क्या होता है, नंबर बढ़ना। तो हाइपरप्लासिया इज डिफाइंड एज इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल इन ऑर्गन और टिश्यूज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो हाइपरप्लासिया जो होता है वो कहाँ पे होता है, देखो इसमें नोट डाल के लिखना है कि हाइपरप्लासिया टेक प्लेस ओनली सेल हैज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। यानी वो सेल जिसमें क्या हो जाती है, कैपेबिलिटी होती है डिवीजन की, सिर्फ उन्हीं सेल में हाइपरप्लासिया। नॉर्मली सिंपल है यार, कि देखो मान लो कोई सेल है वो पता है कि वो बढ़ेगी नहीं, तो उसमें हाइपरप्लासिया नहीं होगा ना। हाइपरप्लासिया तो नंबर बढ़ना। जैसे मान लो कि 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो उन्हीं उसी उसी बच्चे का तो नंबर बढ़ेगा जो पढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है उसका क्या ही नंबर बढ़ेगा, वही बात है। तो डिवाइडिंग सेल जो होंगे उसी में हाइपरप्लासिया देखने को मिलता है। तो इज द एक्शन ऑफ द हार्मोन एंड ग्रोथ फैक्टर। इस एग्जांपल में आपको लिखना है प्रोलिफरेशन ऑफ द ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल ऑफ फीमेल ब्रेस्ट एट द प्यूबर्टी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी प्रेगनेंसी या फिर प्यूबर्टी के समय, यानी जब वो मतलब प्यूबर्टी मतलब 12 से 15 साल 18 साल के बीच में क्या होता है, उस जो फीमेल होती हैं उनमें क्या होता है, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल होती है आपके ब्रेस्ट की, वो क्या होती है, बढ़ती है। तो वो किसका एग्जांपल है, हाइपरप्लासिया, नंबर ऑफ सेल बढ़ती है। ये क्वेश्चन कभी कभी 1-2 बार शायद पूछा गया है कि नॉर्मल की हाइपरप्लासिया का एग्जांपल लिखिए, ठीक है, आपके 1 मार्क्स में। और ड्यूरिंग लीवर ट्रांसप्लांटेशन, देखो आप लोग देखे होंगे कि आपको पता है कि लीवर में जो होता है उसमें रीजनरेशन कैपेबिलिटी होती है। तो मान लो किसी 2 लोब होते हैं लीवर में ना, तो मान लो अगर एक लोब जो है उसका हटा दिया गया है, ठीक है, और फिर दूसरा एक लोब तो है ही, तो धीरे थोड़ी थोड़ी बाद देखेंगे कि जो दूसरा लोब है ना वो वापस से रीजनरेट हो जाता है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, हाइपरप्लासिया का। तो आगे ये दो हो गया हमारे, कौन सा, हाइपरट्रॉफी हो गया और क्या हो गया, हाइपरप्लासिया हो गया। अब हम देखते हैं एट्रोफी और मेटाप्लासिया। हाँ, तो एट्रोफी मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है एब्सेंट या फिर नहीं, और ट्रॉफी मतलब साइज़। तो मतलब रिडक्शन इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू ड्यू टू डिक्रीज इन सेल साइज एंड नंबर। यानी सेल साइज और नंबर जो है कम होने की वजह से क्या हो रहा है, उसकी साइज़ जो हो रही है वो डिक्रीज हो जा रही है। तो इसका एग्जांपल क्या है, द डिक्रीज इन द साइज ऑफ यूट्रस दैट अकर शॉर्टली आफ्टर बेबी बर्थ इज अनदर फॉर्म ऑफ द फिजियोलॉजिकल एट्रोफी। यानी देखो आप लोगों ने देखा होगा जब मतलब बेबी बर्थ हो जाता है तो जो यूट्रस का साइज़ बड़ा था हाइपरट्रॉफी के टाइम, वो क्या हो जाता है, नॉर्मल अपने स्टेज में आ जाता है। तो वो ज़रूरी होता है, तो वो किसका एग्जांपल है, एट्रोफी का एग्जांपल है। अब कॉज कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं एट्रोफी का। तो डिक्रीज वर्कलोड, मान लो जैसे फ्रैक्चर बोन, मान लो कोई किसी की फ्रैक्चर हो गई है बोन, ठीक है, बहुत समय तक वो बेड पे पड़ा हुआ है, फिर मान लो फिर जब वो अचानक से एक बार चलने की कोशिश करता है तो वो जो बोन होती है ना वो वहाँ की वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी होती है। तो फिर चलते चलते वापस से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है बोन का, लेकिन ये हो जाएगा डिक्रीज वर्कलोड। लॉस ऑफ द इनर्वेशन, इनर्वेशन मतलब होता है नर्व। बहुत सारे हमारे जो मसल फाइबर होते हैं और तुम्हारे कार्डियक मसल्स होते हैं वो क्या करती है, नर्व पे डिपेंड करती है। तो अगर नर्व ही डैमेज हो गई है तो वो सिंपल एट्रोफी हो जाती है, वहाँ की साइज़ जो होती है कम हो जाती है। डिसमिस ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई अगर नहीं है तो भी हमारी साइज़ कम हो जाती है। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, मान लो किसी को कुपोषण वगैरह आप लोग देखे होंगे, तो उसमें भी क्या होता है, साइज़ जो होती है मतलब बहुत ज़्यादा वो सूखा सा हो जाता है। प्रेशर हो गया, प्रेशर मान लो किसी को ट्यूमर हुआ है, ठीक है, तो मान लो ट्यूमर तो एक ही जगह हुआ है लेकिन अगल बगल की जो सेल्स होती हैं वो भी बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं।
अगर आप लोग किसी ट्यूमर पेशेंट को देखोगे तो वो प्रेशर की वजह से प्रेशर। एंड एट्रोफी जो होता है वो रिजल्ट फ्रॉम द डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन। अगर प्रोटीन सिंथेसिस कम हो रही है या फिर प्रोटीन का डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रहा है तो हमारी एट्रोफी जो होती है वो देखने को मिलती है। ठीक है, लास्ट बात करते हैं मेटाप्लासिया की। अब मेटाप्लासिया तो बहुत ही सिंपल सा है। देखो, रिवर्सिबल चेंज इन विच वन डिफरेंशिएट सेल जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है दूसरे सेल में। अब बोलोगे एक सेल दूसरे सेल में कैसे डिफरेंशिएट होती है, देखो इसका एग्जांपल देखते हैं तब पता चलेगा। देखो, जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं उनमें जो नॉर्मल सीलिएटेड, आप लोग पता होगा कि एपिथेलियल टिश्यू जो सेल्स होती हैं एपिथेलियल, वो कई टाइप्स की होती हैं। तो जो सीलिएटेड कॉलम एपिथेलियल होती है ऑफ ट्रैकिया की, वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है किसमें, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस में। समझ आ रहा है, मतलब जो क्योंकि वो इतना ज़्यादा सिगरेट पी लेते हैं, जो उनके में सीलिएटेड वाली रहती है ना, वो पूरी की तरह कन्वर्ट हो जाती है किसमें, स्ट्रेटिफाइड में, स्क्वामस एपिथेलियल सेल में। तो ये एक एग्जांपल हो गया मेटाप्लासिया का। ये जो होता है मोस्टली ना जेनेटिक म्यूटेशन वगैरह की वजह से होता है, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होता है वो मेनली इसमें इन्वॉल्व होता है। डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन ए, जिसे रेटिनोइक एसिड बोलते हैं, इंड्यूस स्क्वामस मेटाप्लेसिया इन रिस्पायरी, मतलब विटामिन ए की मान लो कमी अगर है तो उसमें उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो स्क्वामस मेटाप्लेसिया है वो बढ़ जाता है कहाँ पे, रिस्पायरेटरी एपिथेलियल में। तो ये दो एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल मैंने सब में ही लिखे हैं और आपको ऐसे ही एग्जाम में लिख करके आना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बस ये मोस्टली इसमें क्लासिफिकेशन पूछता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्रोसिस और एट्रोफी, सॉरी एपोप्टोसिस होता क्या है। ठीक है, तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।